हेलो एवरीवन, मैं नवनीत आप सबका स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूटी प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास लेने वाला हूं आज, और हम लोग आज अपनी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, जो कि 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। तो चलिए आज का हम लोग सफर शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास के साथ, यानी एंशिएंट हिस्ट्री। और ये सफर इंग्लिश वाला SUFFER नहीं होने वाला है, ये हिंदी वाला सफर होगा। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को समझने के लिए कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आज के प्रेजेंट सिविलाइजेशन में, और तब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज थी और किस तरह से आज की सिविलाइजेशन और तब की सिविलाइजेशन डिफरेंट थी, ताकि आप लोगों को चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि चैप्टर है ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यह आपके 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। और हम लोग इस चैप्टर को जो पढ़ने वाले हैं वो CUET पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, मतलब जो CUET एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग उन पॉइंट्स को, उन फैक्ट्स को ज्यादा इंफोसाइज करेंगे और उसके आसपास की चीजों को अच्छे से समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, चैप्टर को इस तरह से समराइज किया जाएगा जिससे कि आपको चैप्टर एट द एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन, जो CUET में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो आज से लगभग 4500 साल पहले अलोंग इंडस रिवर फ्लरिश होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि 2600 BCE, मतलब 2600 BCE से लेकर के 1900 BCE तक ये सिविलाइजेशन काफी मैच्योर्ड स्टेज में रहा। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी मानते हैं कि ये कोई जो टाइम फ्रेम है ये एकदम मतलब एक्यूरेट और एकदम डिस्टिंक्ट टाइम फ्रेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2600 से लेके 1900 के बीच में ही सिर्फ रहा। सिविलाइजेशन धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप करता है, फिर एक मैच्योर स्टेज पे पहुंचता है और फिर धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट भी करना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि हड़प्पन कल्चर जो है उसमें जो वर्ड कल्चर है, ठीक है, उस कल्चर वर्ड का मतलब क्या है, क्यों हम लोग हड़प्पा के आसपास बसे हुए लोगों को या उनके रहने के तरीके को, तौर तरीकों को, वे ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम लोग एक कल्चर कहे, जबकि बाकी जगह ऐसा नहीं था कि सिर्फ हड़प्पा में ही लोग रह रहे थे, बाकी जगह भी जंगलों में भी लोग रह रहे थे, सेंट्रल इंडिया में भी रह रहे थे, सदर्न इंडिया में भी रह रहे थे, मेसोपोटामियन अगर आप जाएं तो इजिप्ट के पास भी बाद में इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी हम लोगों को पता चला, और भी जगह रह रहे थे लोग। लेकिन इन कुछ जगहों पे ही रह रहे लोगों को सिविलाइज्ड पीपल क्यों कहा गया, या इनके रहने के तरीके को कल्चर क्यों कहा गया, तो उसको समझने के लिए आपको पहले जानना होगा कि वर्ड कल्चर होता क्या है। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसके की कुछ डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल या उसके पर्पस होते हैं या उसका यूटिलिटी होता है। ठीक है, अगर किसी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में मिले जो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड को मतलब आसपास कंपेरेबल पीरियड्स को बिलोंग करता हो, तो हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट वैसे जगह को कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे कभी लोग जो हैं रहा करते थे और काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में रहा करते थे। ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना मतलब कि उनके बीच का जो ट्रेड होता था वो अच्छे से वेल स्टैब्लिश्ड और ऑर्गेनाइज्ड था। उनका जो रहने का डे टू डे लाइफ का जो लाइफ स्टाइल था वो भी एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे से था। उनके घर या शहरें जो हुआ करती थी या इवन गांव भी, ये सारे वेल स्टैब्लिश्ड और ऑर्गेनाइज्ड और मैच्योर्ड स्टेज पे थे। तो वैसे जगह को आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऐसे जगह पे कभी रहा होगा एक वेल कल्चर्ड, मैच्योर्ड कल्चर स्टैब्लिश रहा होगा, और फिर उसी को वो लोग सिविलाइजेशन नाम देने लग गए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मिल गए थे आर्कियोलॉजिस्ट को इंडस रिवर के पास में, जिससे कि वो लोग कहने लग गए कि यहां पे एक सिविलाइजेशन था। तो सील, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स। अब एक चीज देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, सील्स हैं, चाहे बिड्स हैं या वेट्स है या स्टोन ब्लेड्स है या इवन बेक्ड ब्रिक्स है। बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किस लिए होता है? घर बनाने के लिए। आज आप शहर में रह रहे हैं तो
जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, स्काई स्क्रेपर्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बंगलोज, ऐसे जितने भी बिल्डिंग्स हैं, ये किस चीज के बने होते हैं? प्राइमरली ब्रिक्स के बने होते हैं, वो भी बेक्ड ब्रिक्स के। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोई भी चीज मार्केट में खरीदते हैं या बेचते हैं या ट्रेड करते हैं किसी भी चीज से, तो उसको नापने के लिए या उसको मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक स्केल होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप बाजार में कोई भी चीज खरीदने गए, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक फूड ग्रेन्स। ठीक है, आप फूड ग्रेन्स खरीदने गए तो आपको दुकानदार क्या करेगा? तौल के देगा। तौल के देगा तो एक स्पेसिफिक वेट होगा, 1 केजी का मान लीजिए बटखरा है या वेट है। अब वो 1 केजी का बटखरा जो है वो आपको दिल्ली में 1 केजी का है, तो वो आपको लखनऊ में भी 1 ही केजी का होगा, वो आपको बेंगलोर में भी 1 ही केजी का मिलेगा, मुंबई में भी 1 ही केजी का मिलेगा, पटना में भी 1 ही केजी का मिलेगा आपको। उसका वेट 1 ही किलो होगा, अगर उसके साथ कोई टैंपरिंग ना की गई हो तो जब ये वेट, स्टैंडर्ड वेट थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट द ज्योग्राफिकल रीजन यूज किया जाता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे क्या मतलब इन्फर क्या निकालते हैं कि जो आसपास के लोग रह रहे थे या दूर दराज में भी जो लोग रह रहे थे और वो सेम काइंड ऑफ वेट का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनके बीच में आपस में एक समन्वय बना हुआ होगा। ठीक है, कंसेंसस होगा, वो मान एक चीज पे, एक कॉमन पॉइंट पे आके अग्री कर रहे होंगे एक दूसरे से कि हाँ ठीक है, ये जो पत्थर है, कोई भी मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, ये पेन 1 किलो का है, ये मैं मान रहा हूं, ये आप भी मान रहे हैं, ये सब मान रहे हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड वेट हो जाएगा। अब जब हम लोग सब किसी एक कॉमन पॉइंट पे और ढेर सारे ऐसे पॉइंट्स बना ले जिसपे कि हम लोग सब अग्री कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रहे हैं और कंसेंसस बन चुका है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ समझ बूझ से मैच्योरिटी लेवल अपना डेवलप करके एक साथ रहने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनिमल जो होता है, सॉरी नॉट एनिमल, ह्यूमंस जो होते हैं वो सोशल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों को अकेले एग्जिस्ट करने की आदत नहीं है। ठीक है, हम लोग जब भी रहते हैं तो सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी तभी स्टैब्लिश होगी जबकि आपस में एक दूसरे के लिए हम लोग मतलब एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे के पॉइंट से सहमत हो। कुछ एक पॉइंट पे हम लोग असहमत भी हो सकते हैं, मगर उसके लिए मार काट पे ना उतर जाएं, तभी वो सोसाइटी क्या कहलाती है? सिविलाइज्ड सोसाइटी कहलाती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जैसे कॉमन वेट, बिड्स, बिड्स मतलब जो नेकलेस, ये जो मोती की मालाएं होती है उसमें बिड्स होते हैं। ठीक है, वो, उसके बाद आपका स्टोन ब्लेड्स, स्टोन ब्लेड्स का काम किस लिए किया जाता होगा? दाढ़ी बनाने के लिए होता है ना, शेविंग के लिए। आज हम लोग स्टील ब्लेड्स का यूज करते हैं, जिलेट और क्या क्या बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, सेवन अप, विल्किंसन, सब पता नहीं बहुत सारी आती हैं जिनसे कि आप लोग शेविंग करते हो। तब स्टील, हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में स्टील नहीं था। क्यों? क्योंकि उन लोगों को आयरन का भी पता नहीं था। उस वक्त जो ओनली अवेलेबल मेटल था बिफोर हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज कॉपर। चैल्कोलिथिक पीरियड में आपको कॉपर मिलता है। ठीक है, कॉपर का ट्रेस मिलता है विच बिलोंग टू चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक पीरियड हड़प्पन पीरियड से भी पहले था। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि अचानक से लोग 2600 बीसी आते के साथ सिविलाइज्ड हो गए, एक सुबह उठे और बस एक दूसरे से बड़े प्यार से बात करने लग गए, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे करके लोग जो है सिविलाइजेशन की तरफ बढ़े। अर्ली स्टोन एज जैसे पैलियोलिथिक पीरियड से अगर आप लोग देखें तो पैलियोलिथिक पीरियड में तो पूरे जंगली हुआ करते थे हम लोग, पूरे मतलब कच्चा मारो और खाओ, बस ऐसे इस वाले प्रिंसिपल पे रहते थे। जियो जीनो दो वाले प्रिंसिपल पे नहीं रहते थे, मारो खाओ, तुमको मार दिया तो हम खा लेंगे, हम जिंदा बच गए। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे जीते थे। धीरे धीरे पैलियोलिथिक से आए मेसोलिथिक पे, तो मेसोलिथिक में क्या हुआ कि हम लोग बहुत फाइन और सोफिस्टिकेटेड टूल्स का इस्तेमाल करने लग गए मारने के लिए। धीरे धीरे मेसोलिथिक से आए हम लोग नियोलिथिक पे, तो जब नियोलिथिक में आए तो आदमी को लगा कितना मारोगे हैं, मतलब जो दिख रहा है उसी को मार के खा जा रहे हैं। तो उन लोगों ने धीरे धीरे करके लगा क्या कि सो ठीक है, जानवर के अलावा भी हम लोग कुछ और खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? अनाज खा सकते हैं। कैसे अनाज खा सकते हैं? गेहूं है, चावल है, मैगी तब नहीं मिला करती थी, ध्यान रखिएगा। इंस्टेंट 2 मिनट्स मैगी तब नहीं मिला करती थी, ऐसे अनाज मिला करते थे। तो वो सब धीरे धीरे इंसान को
समझ में आया कि खा सकते हैं। धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजिकली भी इंसान डेवलप होता चला गया, जैसे कि फायर का इन्वेंशन हो चुका था, तो हम लोग बेक्ड मीट खाने लग गए, ठीक है, रोस्टेड मीट, रोस्टेड चिकन, जैसे केएफसी में आज मिलता है ना, तब केएफसी नहीं था मगर रोस्टेड चिकन था, ठीक है। तो आग का इस्तेमाल होने लग गया, तो हम लोग क्या करने लग गए, खाना को सिझा के मतलब बॉईल करके खाने लग गए, ठीक है। उसके बाद व्हील्स का इस्तेमाल होने लग गया। जब व्हील डेवलप हुआ तो लोग लंबे लंबे डिस्टेंस को आसानी से कवर कर लेते थे। फिर अगला इन्वेंशन क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग जो है सेटल होने लग गए, सेटल हो, सेमी सेटल, नॉट एग्जैक्टली सेटल लाइफ जीने लग गए थे, सेमी सेटल जीने लग गए थे। सेमी सेटल मतलब कैसा कि आप लोग जानवर, मतलब अब इंसान जो है सिर्फ जानवर को मार के नहीं खा रहे थे, बल्कि जानवर से मिला हुआ प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध या फिर कॉटन, कॉटन तो खैर जानवर से नहीं मिलता है लेकिन शीप से वुल मिलता है, और धीरे धीरे करके इन सब का इस्तेमाल करने लग गए थे, ठीक है। खेती धीरे धीरे करके डेवलप होनी शुरू हो गई थी ड्यूरिंग न्यूलिथिक पीरियड, ठीक है। पूरी एकदम मैच्योर स्टेज पे नहीं पहुंचा था हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। धीरे धीरे एकदम मतलब ऐसे ही जमीन पे छींट दिया, अनाज उग गया कुछ और खा लिया हम लोगों ने उसको। फिर समझ में नहीं आया तो अगले जगह छींट दिया अनाज, उग गया कुछ, खा लिया हम लोगों ने। फिर नियोलिथिक के बाद आया चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, इंसानों को कॉपर मिला फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट मेटल हम लोग फर्स्ट मेटल का जो हम लोगों के पास ट्रेस है जो कि ह्यूमंस डायरेक्टली यूज करना शुरू किया था, तो वो था कॉपर। इसीलिए हिंदू कल्चर में, हिंदुइज्म में, रिलीजन में कॉपर को सबसे पवित्र धातु माना जाता है, पवित्र एलिमेंट, पवित्र धातु माना जाता है मेटल के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट मेटल था जो कि हम लोगों को मिला था, और उसके यूटिलिटी से हम लोग एक्चुअली में सिविलाइजेशन की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गए। अब आया हड़प्पा का समय, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। धीरे धीरे उस समय आया क्योंकि तब जो है लोग कॉपर में टिन मिलाना सीख गए थे, एलॉइंग करना सीख गए थे। देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। पहले आग, फिर व्हील, फिर धीरे धीरे करके डोमेस्टिकेट करना शुरू किए। तो जब कॉपर मिला तो उससे हम लोग धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर करना शुरू किए। रीप करते थे, रीप मतलब कि अनाज काटना शुरू कर देते थे कॉपर टूल से। और जब कॉपर में टिन मिला दिए तो उससे एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर हम लोगों को मेटल मिल गया, वो क्या था, ब्रॉन्ज। तो जब ये सारी टेक्नोलॉजी एक साथ डेवलप होकर और इंसान काफी इसको एक्सटेंसिवली यूज करने लग गए एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में, तो हम लोगों ने कहा उसको कि हाँ यहां पे एक रहा होगा सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली के ही किनारे क्यों सिविलाइजेशन हुआ, और जगह क्यों नहीं हुआ सिविलाइजेशन? एक नदी के किनारे ही क्यों इतने सारे लोग जाके बस गए? या फिर हम लोग जो इन्फर करते हैं, या फिर हम लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट, नॉट हम लोग एग्जैक्टली, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि हाँ हड़प्पा के किनारे एक सिविलाइजेशन रही होगी। तो इतिहास हमें यह बताता है कि अर्ली सिविलाइजेशन जितनी भी फ्लरिश हुई, इवन आज भी ऐसा नहीं है, आज हम लोग थोड़ा सा पहले से ज्यादा सोफिस्टिकेट और थोड़ा ज्यादा एडवांस हो गए हैं, इसीलिए हम लोग अपने शहरों को नदी से दूर जाके बसाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। बट अभी से 200-300 साल पहले भी अगर चले जाएं, बहुत ज्यादा पुराना नहीं, 200-300 साल ड्यूरिंग मुगल्स एंड ब्रिटिश, तो बड़ी बड़ी जितनी भी शहरें हुआ करते थे वो सारे शहरें आपको किसी ना किसी नदी के किनारे जरूर मिलती, आसपास से कोई बड़ी नदी जरूर बह रही होती। क्यों? क्योंकि अच्छा दूसरे सिविलाइजेशंस भी, जैसे अगर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ले लें तो वहां पे भी आपको टिग्री नदी के किनारे ही बसे हुए थे। अगर आप चाइनीज सिविलाइजेशन को ले लें तो हुआंगहो, यांगसे नदी के किनारे वो लोग बसे हुए थे। तो जितनी भी अर्ली सिविलाइजेशंस हुए वो शुरुआत हुआ उनका नदी के किनारे से, और धीरे धीरे करके वो लोग दूर दराज इलाकों में भी फैल गए थे। अभी का करंट सिविलाइजेशन जो है ये भी नदियों के किनारे से ही शुरू हुआ, और धीरे धीरे करके हम लोग अब बाहर पूरे देश में फैल चुके हैं।
ऐसा नहीं है कि बैंगलोर, हैदराबाद या ऐसे जितने भी शहर जो कि किसी बड़े नदी के किनारे नहीं बसे हुए हैं वो पहले से ही ज्यादा डेवलप थे, नहीं। धीरे धीरे करके जब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हम लोग इस्तेमाल करते गए और हमारे जो डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे कम होता चला गया, तो हम लोग नदी से दूर आने लग गए, दूर बसने लग गए। पॉपुलेशन बढ़ता गया तो नदी से दूर होते गए हम लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि इंडस वैली के जो लोग थे वो प्राइमरीली आपके एग्रीकल्चरिस्ट थे। देखिए, आप अच्छे से एक बार मैप देख लीजिएगा तो आपको सही से समझ में आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली इंडिया में वेस्टर्न पार्ट में था कहां पे। मैप से काफी चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत। एक्चुअली जो मैंने इतना बड़ा किया है, ये मैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट के दर्शा रहा हूं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या थे? उसमें ना सिर्फ इंडिया होते थे, बल्कि आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और इंडिया तो है, ठीक है। ये सारे कंट्रीज मिलके इंडियन सबकॉन्टिनेंट बनाते हैं, ठीक है। अब वेस्टर्न साइड इंडस फ्लड प्लेन, ठीक है। जब इंडस नदी पहाड़ों से नीचे उतरकर और जब मैदानी इलाके में आती है, प्लेन्स में आती हैं, तो वहां पे लोग बसना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि नियोलिथिक पीरियड में लोग धीरे धीरे करके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुरू हो गया था, डेवलप नहीं हुआ था, शुरू हो गया था। चालकोलिथिक पीरियड में थोड़ा ज्यादा अच्छे से वो लोग प्रैक्टिस करने लगे। तो हड़प्पन पीरियड में, मतलब ब्रॉन्ज एज में, हम लोगों को लगा कि चलो बहुत भाग लिया, बहुत चले गए जंगल शिकार करने, अब जो है कहीं एक जगह रुक के आराम से खा लेते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं जिंदगी बिताते हैं। कितना भागोगे, कहां कहां भागोगे, कितना दूर तक भागोगे। तो इंडस नदी के किनारे जो है हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग गए। और जैसे ही इंडस नदी के किनारे हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग गए, तो पहले लोग जो है अलोंग द रिवर बहते रहने लग गए। क्यों? क्योंकि रिवर जो है आप लोगों को दो चीज देती थी। एक तो रिच सेडिमेंट्स, विच इज हाईली रिक्वायर्ड, मतलब हाईली एसेंशियल फॉर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। इसीलिए जब भी एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ है वो नदी के तीरे तीरे ही हुआ है, नदी के किनारे ही हुआ है, ठीक है। अलोंग द रिवर बैंक हुआ है, रिवर फ्लड प्लेन्स हुआ है, ठीक है। और आज भी ऐसा नहीं कि सिर्फ तभी, आज भी जो नदी के किनारे की जो जमीनें होती हैं, जैसे गंगा फ्लड प्लेन, इंडिया का सबसे फर्टाइल स्टेट कौन माना जाता है? तो जो भी आपका नॉर्दर्न ग्रेट इंडियन प्लेन्स में लाई करते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में, फ्लड प्लेन्स में जो भी स्टेट्स आपके लाई करते हैं वो सबसे ज्यादा फर्टाइल हैं। जैसे कि आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, असम है और कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश का भी है। तो ये सारी जगहें हैं, बहुत फर्टाइल है। उस वक्त जो है वेस्टर्न पार्ट जहां से कि इंडस बहा करती थी, वो आपको पानी और सेडिमेंट क्यों? ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। और पानी क्यों? क्योंकि बिना पानी के आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते हो। तो जब ये दोनों एम्पल अमाउंट में अवेलेबल थे तो लोग नदी के किनारे बसना शुरू हो गए। Now people started living along the river bank, so they started building their houses. Early Harappan periods में people used to live in mud bricks houses. ठीक है? ये जो we just studied about this baked bricks, it was not available during early Harappan period. ठीक है? It developed gradually. First we started living in huts, जिसको मिट्टी के घर कहते हैं, ठीक है। मिट्टी के घरों में हम लोग पहले रहना शुरू किए। बिफोर दैट हाउस मेड ऑफ हस्क्स, ठीक है। पुआल जिसको कहते हैं ना, पुआल, फसल काटते हो, हम लोग काटते हैं गेहूं का, तो जो रेसिड्यू बचता है लंबा लंबा, पुआल, या धान काटा हम लोगों ने तो धान के पुआल, जो भी रेसिड्यू बचा है, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू बचता है, उससे गांव में आज भी हट्स बनाए जाते हैं। कुछ जगह उसको छप्पड़ भी कहा जाता है, जैसे बिहार, यूपी में, ईस्टर्न साइड में आपको छप्पड़ भी कहा जाता है। उससे जो ऊपर के छत होते हैं, सीलिंग्स होते हैं, वो बनाए जाते हैं।
और ज्यादा अगर बहुत कोई गरीब है तो अपना पूरा घर ही उससे बनाता है। तो अर्ली हड़प्पन पीरियड में आपको ऐसे ही सेटलमेंट्स मिलते थे। धीरे धीरे करके लोग मिट्टी का इस्तेमाल करने लग गए। मिट्टी का धीरे धीरे इस्तेमाल से लोग को लगा कि अच्छा ठीक है, कच्ची मिट्टी से ज्यादा स्ट्रांग होता है बेक्ड किया हुआ मिट्टी, आग पे चढ़ाया हुआ मिट्टी। अगर उसको एक सेट पैटर्न में बांध के आग पे चढ़ा दिया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो लोग ईंटों का इस्तेमाल करने लगे, बेक्ड ब्रिक्स। ठीक है, अब लोगों का पेट भर गया था क्योंकि एग्रीकल्चर सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जब लोगों का पेट भर जाता है तो लोग किस चीज पे ध्यान देते हैं कि एक अच्छा हमारे पास फ्लैट हो, 4 BHK फ्लैट हो। अच्छा है, तब के लोग भी 4 BHK 5 BHK बंगलोज बनाया करते थे। मजाक है। तब के लोग भी धीरे धीरे करके अपने घरों को डेवलप करना शुरू किया। जब आपके पास आपका पेट भरा हुआ हो, आपके सर के ऊपर छत हो, तब आप दूसरी चीजों को भी देखते हैं। धीरे धीरे करके सिविलाइजेशन ऐसे ही बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया यहां पे, वेट। ठीक है, जब वेट का मैंने यूज किया यहां पे, तो आज हम लोग कुछ भी खरीदते हैं चीज, मान लो कि अनाज खरीदने गए आप, या कुछ भी बेचते हैं अगर, तो उसको बेचने के लिए एक कॉमन स्केल यूज होता है। जैसे कि मैं दिल्ली में अगर मैं 1 किलो अनाज खरीदने जाऊं, अनाज, तो दुकानदार मुझे 1 किलो बटखरा, बटखरा मतलब वेट होता है ना, वॉट, या जिसको जो भी आप लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में जो भी यूज करते हो, बटखरा, वेट, तौल, जो भी कहते हो, 1 किलो बटखरे या 1 किलो वेट के अगेंस्ट जो भी जितना भी अनाज होगा हम उसको कहेंगे कि ये 1 किलो अनाज है। अब वो जो 1 किलो का वेट है वो दिल्ली में 1 किलो है तो मुंबई में भी 1 किलो ही होगा, बेंगलोर में भी 1 किलो ही होगा, लखनऊ में भी 1 किलो होगा, कलकत्ता में भी 1 किलो होगा, पटना में भी 1 किलो होगा, चाहे तो गुवाहाटी में भी 1 किलो ही होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग एक कंट्री में रहते हैं और एक कंसेंसस डेवलप कर लिया एक दूसरे के साथ कि ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट को हम लोग 1 किलो मानेंगे, और हम लोग सब उस पर एग्री कर गए। ठीक, तो जब when a group of people started coinciding with each other on some common points, then they start coming together to live with each other. Why? Because we humans are social animal. ठीक है, we cannot exist singularly or individually. We need some fellow humans to live together. अब उसी में जब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1000 ऐसे करके बनते चले आते हैं तो कन्फ्लिक्ट्स भी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बट शुरुआत में जब हम लोग एक दूसरे के साथ कंसेंसस करना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं, समन्वय बनाना शुरू करते हैं, समझने लग जाते हैं एक दूसरे को, तो शुरुआत में पीसफुली ही रहते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा तुम एडजस्ट कर लो, थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते चले जाते हैं। जब ऐसे करके एक दूसरे को स्पेस देने लग गए, एक दूसरे को समझने लग गए, एक दूसरे का दुख सुख बांटने लग गए, ट्रेड करने लग गए, जब समझदारी होगी, जब हम दोनों एक दूसरे के बीच में समझदारी होगी या समझौता होगा, तभी तो ट्रेड कर पाएंगे। जब ये सारी चीजें धीरे धीरे करके डेवलप करते चली जाती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ चलो, अब जो यहाँ पे एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हैं वो सिविलाइज्ड हैं। क्यों? क्योंकि उनके रहने का तरीका जो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर, इफ नॉट एग्जैक्टली सिमिलर है तो, इक्वल है तो, थोड़ी थोड़ी डिस्टिंक्शन हो सकती है। जब जैसे इंडिया में ही कितनी वैरायटी है, नॉर्थ में खाने का कुछ होता है, साउथ में खाने का कुछ और होता है। नॉर्थ इंडिया में पहनने का कोई और कपड़ा है, कॉस्ट्यूम है, साउथ इंडिया में कुछ और है। स्टिल वी एग्री विथ ईच अदर ऑन सम कॉमन पॉइंट्स, and that's why we claim that we are a civilized group of people. हड़प्पा में भी ऐसा ही हुआ। जब धीरे धीरे करके लोग इंडस वैली के अलोंग बसना शुरू कर दिए, छोटे छोटे फ्रैगमेंटेड सेटलमेंट शुरू हो गए अलोंग द इंडस वैली रिवर। तो कहां कहां पे थे ये फ्रैगमेंटेशन?
दीज ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड, मतलब जो ऑब्जेक्ट, जो कल्चर होता है, वो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स मिले वो कहां कहां मिले थे? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात तक में। सोच लीजिए, अफगानिस्तान से लेकर के और गुजरात तक, ऑलमोस्ट सदर्न इंडिया का शुरुआत हो जाता है गुजरात के बाद से, ठीक है। इतने लंबे ज्योग्राफिकल एरिया में सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस मिल गए। तो इतने लंबे एरिया में लोग एक दूसरे के साथ कंसेंसस डेवलप कर चुके थे। इसीलिए हम लोग कहे कि यहां पे जो भी लोग रह रहे थे वो अनसिविलाइज्ड नहीं थे, वो सिविलाइज्ड थे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में ट्रेड्स भी हुआ करता था, सोशल कॉन्टैक्ट्स भी हुआ करते थे, लैंग्वेजेस भी अभी तक, हालांकि जो भी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है हड़प्पा का एग्जैक्टली डिसिफर नहीं हुआ है, हम लोगों को नहीं पता चल पाया है। एक तो एविडेंसेस ज्यादा हैं नहीं, बहुत थोड़े बहुत जो भी हैं उसको भी डिसिफर कर पाना बहुत अभी तक नहीं हो पाया है। स्पेकुलेशंस हैं कि कुछ कहते हैं कि द्रविडियन लैंग्वेज है, कुछ कहते हैं कि कोई और लैंग्वेज होगा, बट नहीं है। तो कोई ना कोई एक कॉमन लैंग्वेज भी रहा होगा जो आपस में वो लोग बोलते होंगे और समझते होंगे, तभी तो ट्रेड होता था। और भी बहुत सारी चीजें थी जो इस चैप्टर में हम लोग अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे। एक चीज मैं और आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, वेस्टर्न साइड में बहुत ज्यादा जंगलें नहीं हुआ करती थी, प्लेन एरिया था, ठीक है। आज भी आप जो पंजाब का प्रांत देखते हैं, इंडियन पंजाब एंड पाकिस्तानी पंजाब, ठीक है, इंडियन राजस्थान, बगल में पाकिस्तान का सिंध, ठीक है, या गुजरात, ये प्लेन एरिया है। यहां पे बहुत घने जंगल नहीं हुआ करते थे पहले भी और अभी भी। तो यहां पे सेटलमेंट कंपैरेटिवली इजी हुआ करते थे। इसीलिए जो सेटलमेंट था वो सबसे पहले इंडस रिवर में, इंडस वैली में शुरू हुआ, ना कि आपके गैंजेटिक प्लेन्स में। क्यों? क्योंकि गैंजेटिक प्लेन्स जो थे उसमें बड़े घने जंगल हुआ करते थे, बहुत घने जंगल। आज आपको देखे तो जंगल कहीं पे नहीं दिखते हैं इतने ज्यादा, स्पेशली आपको इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है, जो आपका दिल्ली से लेकर के अगर आप बंगाल तक चले जाएं, तो घने जंगल तो बिल्कुल ही नदारद हो चुके हैं। एक दो जगह अगर आपको कहीं छोटे मोटे पैचेस पे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में मिल जाए तो वो बात अलग है, बट कंटिन्यूअस घने जंगल तो कहीं अब नहीं बचे। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में तो है ही नहीं अब कहीं पे। सीधा आपको ईस्टर्न साइड, मतलब बंगाल चले जाएं तो वहां पे आपको सुंदरबन में मिल जाएगा एक, और अगर आप एकदम नॉर्थ में चले जाएं, उत्तराखंड में, हिमाचल में, तो वहां पे आपको मिल सकता है, वरना बीच का एरिया तो पूरा खाली हो गया। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत घने जंगल थे। लोगों के पास कॉपर मेटल हुआ करता था, उससे जंगल साफ कर पाना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए जो है सिविलाइजेशन का ईस्टवर्ड प्रोपगेशन इस समय पे नहीं हो पाया था, क्योंकि हमारे पास कॉपर मेटल था, और कॉपर मेटल से किसी भी पेड़ को काट पाना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कॉपर इन इटसेल्फ इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल। अब सॉफ्ट मतलब इतना सॉफ्ट नहीं होता कि आप उसे हाथ से ऐसे करके मोड़ देंगे जैसे सन्नी देओल अपने सिनेमा में कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सॉफ्ट मेटल मतलब कि आप उसे पेड़ नहीं काट सकते हैं, पत्थर नहीं तोड़ सकते हैं, उसके लिए आपको चाहिए होगा आयरन या स्टील। और हड़प्पन पीरियड में आयरन का खोज तब तक नहीं हुआ था, तो इसीलिए ईस्टवर्ड प्रोपगेशन ऑफ सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट नील था। उसी तरह मिडिल में भी लोग रहते थे, सेंट्रल इंडिया में लोग रहते थे, बट दे वर ऑल्सो नॉट सिविलाइज्ड। क्यों? क्योंकि मिडिल इंडिया में भी बहुत जंगल, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट तो थे ही। आपके जो स्टोन एजेस, जो सतपुड़ा की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां, उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड एंड देन स्टार्ट्स डेक्कन प्लेटो, तो वहां पे भी रहना थोड़ा मुश्किल था। अच्छा, इतनी कोई बड़ी नदियां बहती भी नहीं थी जो कि लोग रह पाते वहां पे आसानी से, तो कोई बहुत बड़ा सेटलमेंट या जिसको हम लोग सिविलाइजेशन कह सकें, ऐसा उस वक्त तक, हड़प्पन के समय में, उस वक्त तक सेंट्रल इंडिया में पॉसिबल नहीं हुआ था। साउथ में भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशन था, सिर्फ वेस्टर्न इंडिया जो था वो प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड कर रहा था कि विथ द हेल्प ऑफ कॉपर मेटल और ब्रॉन्ज अलॉय यू कैन
settle down successfully and peacefully both. कॉपर टूल का इस्तेमाल करके आप फसल काट सकते हो आसानी से, ब्रॉन्ज टूल का इस्तेमाल करके भी आप फसल आसानी से काट सकते हो, मगर पेड़ काटना हो तो उससे आपको स्ट्रॉन्गर मेटल चाहिए, जो बाद में वैदिक पीरियड में आयरन का जब डिस्कवरी हुआ, वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में जब आयरन का डिस्कवरी हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि गैंजेटिक प्लेन्स में भी अलोंग द रिवर गंगा, गॉडेस गंगा, हम लोग जो सिविलाइजेशन था वो प्रोपगेट कर गया। और सिर्फ रिवर गंगा के ही अलोंग नहीं, थ्रू आउट द इंडिया पैचेस में जहां जहां नदियां बह रही थी, लोगों को लोहे मिलते चले गए, आयरन मिलता चला गया, उनका यूज समझ में आना शुरू हो गया। जैसे जैसे लोगों को ये समझ में आने लग गया कि अच्छा आयरन का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, धीरे धीरे सेटलमेंट्स प्रोपगेट कर गए। तो इसीलिए जो अर्ली सेटलमेंट्स है इंडिया में वो सिर्फ इंडस वेस्टर्न साइड मिलता है आपको, इंडस वैली में, कारण यही था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा कि लोगों को क्या चाहिए जीने के लिए, सबसे पहले खाना, पेट भरा हो तो सब चंगासी, ठीक है, सब अच्छा लगता है, पेट खाली हो तो दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले लोग जो है अपने पेट भरने पे फोकस करते हैं। जब पेट भर जाता है तो फिर घर बनाने पे फोकस करते हैं। जब घर बन जाता है, एक घर बन जाता है, दो घर बन जाता है, और हम लोग एक दूसरे के बगल में रहने लग जाते हैं, तो हम लोग सोशली इंटीग्रेट करने लग जाते हैं। और इसी सोशल इंटीग्रेशन से एक सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पन पीपल वेर प्राइमरीली एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, तब ऐसे कोई एमएनसीज, गूगल, फेसबुक, ऐसे ये सब एमएनसीज नहीं एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, लोग किस चीज पर डिपेंड करते थे? खाने पे। खाने मतलब एग्रीकल्चर, वही उनका प्राइमरी ट्रेड भी हुआ करता था। प्राइमरी, ऐसा नहीं था कि दूसरी चीजों में नहीं करते थे, दूसरी भी चीजें बाद में डेवलप हो गई। मैंने कहा जैसे पेट भर जाता है, घर बनता है, तो उसके बाद साज सौंदर्य की चीजों का भी लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले लोग जो थे हड़प्पा के समय में प्राइमरीली एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे। ये चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, अब वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट खाते थे, मछली भी खाते थे। ठीक है, इंक्लूडिंग फिश। अब वो कौन कौन से अनाज खाते थे, कौन कौन से अनाज उगाते थे, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो उनमें से कौन कौन से होते थे? ग्रेन फाउंड्स इन हड़प्पन साइट्स इंक्लूड व्हीट, वेरी इंपॉर्टेंट। गेहूं आज ही सिर्फ नहीं खाते हैं, आशीर्वाद आटा तब नहीं मिला करता था, लेकिन गेहूं था, तो लोग धीरे धीरे करके आटा बनाना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, उससे रोटी भी बनते थे। बार्ले, मिलेट, ठीक है, लेंटिल्स, दाल, चिप्पी, सेसमे सीड्स और मिलेट्स वे फाउंड फ्रॉम द साइट्स इन गुजरात। ठीक है, राइस, जो चावल जो होता है, ठीक है, आज सबसे ज्यादा दुनिया में खाया जाने वाला जो स्टेपल फूड आइटम है वो है राइस, नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे ज्यादा खाया जाने वाला पदार्थ जो है वो है चावल। ठीक है, चावल उस वक्त नहीं हुआ करता था, मतलब हड़प्पा में नहीं मिला करता था। ठीक है, हड़प्पा में चावल नहीं उगाए जाते थे। रीजन पता ही होना चाहिए, सेमी एरिड एरिया था, सूखा हुआ एरिया था, बहुत ज्यादा बारिश होती नहीं थी, नदी मात्र एक इंडस, और चावल को उगने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो चावल उगा पाना काफी डिफिकल्ट रहा होगा, इसीलिए शायद चावल उगाते ही नहीं थे। आज भी आप देख लीजिए तो मॉडर्न एग्रीकल्चर डेवलप किया और इरिगेशन, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज हमारे पास आ गई हैं, तभी तो पंजाब और हरियाणा में चावल उगाते हैं, वरना बिना मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी के पंजाब और हरियाणा में उगा पाना पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। वहां पे वीट आसानी से उग सकता है क्योंकि वीट को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, बट राइस के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है। समझ रहे हैं?
उसके बाद ये तो हो गया जो अनाज खाते थे। अब कौन कौन से जानवर पाए जाते थे उस वक्त, जिसको कि वहां तब के लोगों ने डोमेस्टिकेट कर लिया था, वो कौन कौन से थे? कैटल्स, भैंस, शीप, भेड़, गोट, बफेलो। अच्छा, कैटल मतलब गाय भी होता है, बफेलो अलग से, ठीक। पिग्स, सुअर, ठीक है। ये सारे जो जानवर थे इनको डोमेस्टिकेट कर लिया गया था उस वक्त, ठीक है। इसके अलावा जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो थे बोर। बोर मतलब जंगली सुअर, ठीक है। डियर, हिरन और घड़ियाल। घड़ियाल आप जानते होंगे, चंबल नदी में सबसे फेमस घड़ियाल, स्नाउटेड क्रोकोडाइल, स्नाउटेड माउथ, जो मतलब आदमी नहीं खाता है, मछली खाता है, मछली से उसका काम चल जाता है। तो अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते थे। तो सील और टेराकोटा स्कल्पचर्स के रिप्रेजेंटेशन से जो हम लोगों को पता चलता है, तब के लोग बुल्स यानी सांड, एन ऑक्स यानी बैल का इस्तेमाल करना समझ गए थे वो लोग कि यह बैल है, इसको बैल की तरह काम करवा सकते, अनाज मतलब खेती करवाना, तब के लोग ये सब करना शुरू कर चुके थे वो लोग, ठीक है। ऑक्सेंस वेर यूज फॉर प्लॉइंग, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से जानवर मिले थे, कौन कौन से अनाज खाते थे, ये दो चीज सीयूटी पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइम पीरियड में मैच्योर्ड हड़प्पन कल्चर डेवलप हुआ था और कौन कौन से साइट्स पे थे, अफगानिस्तान से लेकर के नीचे गुजरात तक, अलोंग इंडस वैली, अलोंग इंडस रिवर, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लॉग हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ चोलिस्तान एंड बनावली, ठीक है। ये आपको बनावली हरियाणा में पाया जाता है, ठीक है। अब कालीबंगन, ये जो सारे शहर हैं, चोलिस्तान, बनावली, कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका भी ध्यान में रखना है कि कालीबंगन कहां है, तो राजस्थान में। वहां पे किस चीज का एविडेंस मिला है? प्लॉड फील्ड का, प्लॉड, एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड, ठीक है। यह आपका कालीबंगन में था। इसके अलावा फील्ड्स जो हैं, मतलब मिक्स क्रॉपिंग प्रैक्टिस की जाती थी। ऐसा नहीं था कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर था तो सिर्फ एक ही अनाज उगाते थे, नहीं, इकट्ठे एक से अधिक अनाज भी उगा लेते थे। और इसका एविडेंस हमें मिलता है कि 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन। कैसे? तो 2 सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल टू ईच अदर। फरोज मतलब क्यारी, ठीक है। 2 सेट क्यारी, 2 क्यारियों में अलग अलग अनाज उगाए जाते थे, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि तब के लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग भी जानते थे, मिक्स्ड एग्रीकल्चर भी जानते थे और प्रैक्टिस करते भी थे एक्सटेंसिव। अब क्योंकि पूरा का पूरा एरिया सेमी ड्राइड एरिया है, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है पूरा। सिंध जो है, पाकिस्तान की तरफ का सिंध भी जो है वो बहुत ज्यादा पानी में संपन्न नहीं है, और गुजरात का भी जो वेस्टर्न गुजरात है वो भी सूखा इलाका है। सिर्फ आपको पंजाब में पानी अच्छा खासा मिल जाएगा, बट जो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ एरिया, जैसे आज बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का वेस्टर्न साइड जो है, वो तो पूरा का पूरा सूखा हुआ है, अच्छे से सूखा हुआ है। तो लार्ज पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था, जो ज्योग्राफिकल एरिया था, वो आपका था सेमी ड्राइड। अब जब सेमी ड्राइड था और लोग तो सब जगह बस रहे थे, धीरे धीरे करके नदी से दूर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग के रहने की जो सेटलमेंट की जो दूरी है वो नदी से बढ़ती चली जाएगी। तो पानी कैसे ले जाएं? तो कनाल्स का इस्तेमाल, ये मैंने कहा था ना, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इस्तेमाल होती चली गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होते चला गया वैसे वैसे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ते चले गए। जैसे आज अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें टेलीकम्युनिकेशन का, तो हम लोग कहां से कहां आ गए, कबूतर से लेके आज हम लोग
5G पे आ गए हैं और आने वाले कुछ समय में 6G भी आ जाएगा। अब पता नहीं 6G में क्या होगा, क्या पता शायद आदमी ही खुद मोबाइल से बाहर निकल आए। अभी तक तो हम लोग मोबाइल में एक दूसरे को देख पाते हैं, शायद 6G या 7G आते आते आदमी खुद मोबाइल से बाहर निकल के आ जाए। कबूतर से लेकर के हम लोग 6G तक 5G तक आ गए, सॉरी। उसी तरह उस समय भी लोग इसी तरह धीरे 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 करके डेवलप कर रहे थे। तो कैनाल का ट्रेस जो है आपको कहां मिलता है? शोर्तुगाई में। शोर्तुगाई कहां है आपका? अफगानिस्तान में है। ध्यान रखना है सिटीज और उनके प्लेस, मतलब वो कहां कौन से कंट्री में लाई करते हैं या कौन से स्टेट में। अगर इंडिया में तो वो कौन से स्टेट में? शोर्तुगाई आपका अफगानिस्तान में है, कालीबंगन आपका राजस्थान में है, बनावली आपका हरियाणा में है। अभी और भी ऐसे ऐसे करके सिटीज आएंगे, ठीक है। धौलावीरा, वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन, वाटर स्कार्सिटी, ऐसा नहीं है कि वो आज का प्रेजेंट प्रॉब्लम ही है, तब भी हुआ करता था प्रॉब्लम। जब जब लोग धीरे धीरे करके सिविलाइजेशन ग्रो करती है और अपने मैच्योर स्टेज पे पहुंचते चले जाते हैं, तो जो सबसे पहला स्कार्सिटी प्रोड्यूस होता है अदर देन पॉल्यूशन, वो होता है आपका वाटर स्कार्सिटी, ठीक है। अब वाटर स्कार्सिटी होता है तो धौलावीरा में वाटर कंजर्वेशन भी बनाया गया। उसके आपको मिलते हैं सबूत। धौलावीरा याद रखना है, गुजरात में है। may have been used to store water for agriculture, ठीक है। जैसे आज हम लोग पॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए रिजर्वायर और धौलावीरा, ऐसा कुछ फिगर हम लोगों को मिलता है। और ये कॉपर टूल्स थे जो उस समय मिले थे। तो फिगर भी देख लीजिए, थोड़ा फेमिलियरिटी ज्यादा हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है, ऑल्दो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला शहर खोजा गया था, मतलब जो पहला साइट मिला जहां से कि हमें एविडेंस मिलता है कि हड़प्पा वाज अ सिविलाइजेशन, वो हमें मिला क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे पहले एक्सकवेशन किया गया। बट ऐसा नहीं था कि हड़प्पा सबसे बड़ी शहर थी उस वक्त। मोहनजोदारो, जिसपे मूवी भी बनी, ऋतिक रोशन उसमें थे, मोहनजोदारो उससे ज्यादा अच्छे से प्लान टाउन और उससे ज्यादा बड़े स्केल पे एक सेटलमेंट, ठीक है। तो मोहनजोदारो के बारे में आप लोग को जानना है। क्यों? क्योंकि मोहनजोदारो का जो अर्बन प्लानिंग था वो बहुत ज्यादा मैच्योर था। आज के भी डेट में अगर आप देखें तो हम लोग जो हमारा जो अर्बन प्लानिंग है प्रेजेंट डे में, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है तब के प्लानिंग से। इससे एक चीज आपको समझ में आएगा कि वी एज अ ह्यूमन, ऑल्दो वी हैव डेवलप्ड इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, इन डिफरेंट एराज, मतलब डेवलपमेंट हुआ, मैच्योरिटी पे पहुंचे, फिर डिसइंटीग्रेट कर गए, फिर डेवलप किया, फिर मैच्योरिटी पे पहुंचे, फिर डिसइंटीग्रेट किया। बट जो कोर्स प्रिंसिपल्स हैं सेटलमेंट्स को लेकर के, सिविलाइजेशन को लेकर के, वो आज तक नहीं चेंज किया है। वो तब भी यही था, अब भी यही है। ये आपको कैसे समझ में आएगा? जब आप अर्बन प्लानिंग समझेंगे तब। मोहनजोदड़ो का अर्बन प्लानिंग अगर देखें तो मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, ठीक है। सिविलाइजेशन हम कब मानेंगे कि कोई भी जगह सिविलाइज्ड सिविलाइजेशन की तरफ, मतलब मैच्योर सिविलाइजेशन हो चुका है, नॉट सिविलाइज्ड या मैच्योर सिविलाइजेशन की तरफ कब बढ़ गया है, या पहुंच चुका है कि हाँ अब जो सिविलाइजेशन स्टैब्लिश चल रहा है, अभी जो करंट रनिंग सिविलाइजेशन है ये काफी मैच्योर्ड है। जबकि रूरल के साथ साथ अर्बन सेटलमेंट्स भी होने शुरू हो गए। अर्बन सेटलमेंट्स मतलब जहां पे कि ऑक्यूपेशन सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। लाइवलीहुड के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो कमाने खाने का जरिया है वो अदर देन एग्रीकल्चर भी है, जैसे ट्रेड, ठीक है, ब्लैक स्मिथिंग, गोल्ड स्मिथिंग, पॉटरी, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। वैसे सेंटर्स को हम लोग अर्बन सेंटर कहते हैं। आज भी देखो तो अर्बन सेंटर, अर्बन एरिया हम लोग किन किन जगहों को कहते हैं? उन एरियाज को अर्बन एरियाज माना जाता है जहां पे कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो होता है या प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस जो है, जो डे टू डे लाइफ का जो रोजमर्रा जीवन में जो हम लोग काम करते हैं वो एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है।
परिफरी में आसपास के एरिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा जाता होगा, मगर कोर एरिया जो होता है, जो मेन जो सेंटर होता है, उस एरिया में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है वो अदर देन एग्रीकल्चर अदर प्रैक्टिसेस होते हैं। प्रेजेंट डे में क्या क्या है? ब्लैक स्मिथिंग तो है ही, तब भी था, अब भी है, लॉजिस्टिक्स है, एमएनसी है, सॉफ्टवेयर टूल्स, बहुत सारी चीजें, सॉफ्टवेयर टाउन्स, सॉफ्टवेयर सेंटर्स, टाउन्स ऐसे अब डेवलप हो रहे हैं। तब भी ऐसा ही हुआ था, तब भी ऐसा ही था। मोहनजोदड़ो में इस मोस्ट वेल नोन साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट साइट हड़प्पा था, इसीलिए इस पूरे सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। गलती से अगर मोहनजोदड़ो मिल गया होता तो हम लोग इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन कहते हैं, ना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में 2 सेक्शंस में था डिवाइडेड, स्मॉल बट हायर सिटाडल्स एंड अदर लार्जर बट लोअर सिटाडल्स, लोअर टाउन। स्मॉल बट हायर सिटाडल्स मतलब स्मॉल बट हायर सेटलमेंट जो थे उनको क्या कहते थे? सिटाडल्स कहते थे। और लार्जर बट लोअर को क्या कहते थे? लोअर टाउन्स कहते थे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? सिटाडल्स जो थे वो वेस्टर्न साइड को बिलोंग करते थे, ज्यादा डेवलप्ड, जो ज्यादा डेवलप्ड लोग होते थे, ज्यादा एफ्लुएंट, रिच, पावरफुल, ऐसे सब जो लोग होते थे वो ऊंचाई पे रहते थे और वेस्टर्न साइड पे रहते थे। अगर आप आज के डेट से कंपेयर कीजिए तो आपको बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी। आज भी इंडिया में वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया इज कंपैरेटिवली डेवलप्ड, रिच एंड एफ्लुएंट when compared to eastern side of India. Western side of the world, now what I mean by western side of the world is Europe and America and not Africa or South America. Western side of world is more developed when compared to eastern side of the world. Eastern side of the world मतलब India, Southeast Asia, Southern Asia and Southeast Asia. तब भी ऐसा ही था कि वेस्टर्न साइड पे सिटाडल्स बनाए जाते थे, जो कि हायर प्लेटफॉर्म्स पे, हायर रेज लेवल पे बनाए जाते थे। वहां बहुत कम लोग रहते थे। जाहिर सी बात है, पावर हर किसी के हाथ में हो नहीं सकता है। ये तो एक यूटोपिया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेस, ऐसा कभी नहीं होता है। वी ऑलवेज एस्पायर फॉर इक्वालिटी, but equality cannot be absolute. Equality can never be achieved. It is not possible to achieve absolute equality in society. हो ही नहीं सकता है ये। तो सिटाडल्स जो थे वेस्टर्न साइड पे थे, इनमें कंस्ट्रक्शंस लार्ज हुआ करते थे। अब मुकेश अंबानी थोड़े ये छोटे घर में 2 BHK फ्लैट में रहेगा, वो तो इंटीरियर में रहता है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी कोई छोटे 2 BHK गवर्नमेंट फ्लैट में थोड़े रहेंगे, उनके लिए पूरा का पूरा 7 रेस कोर्स बंगला है। लार्ज कंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे, सर्व्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव और रिचुअल सेंटर्स। इट वाज वॉल्ड व्हिच मेंट दैट इट वाज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन्स। आज भी जो रिच एंड एफ्लुएंट पीपल होते हैं वो लोग बाकी की सोसाइटी से थोड़े अलग रहते हैं। अब एग्जैक्ट फिजिकल वॉल आपको ना दिखे, अब एंटीलिया के बाहर कोई ऐसा दीवार आपको नहीं दिखेगा जो कि कहेगा कि नहीं आप इस रोड पे नहीं चल सकते हो, कि क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा रोड ही जो है वो एक सर्टेन स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए बुक कर दिया गया है। बट वो जो उनका घर का जो बाउंड्री है उसके अंदर तो आप पक्का नहीं जा सकते हो। एंड दे विल मेक श्योर कि आसपास का भी जो पड़ोस है, उनके जो पड़ोसी भी हैं, वो भी वैसे ही लोग हों जो कि उनके बराबर या उनके कंपेरेबल में हो। तो वर्चुअली आपको तो वैसे वो लोग एक्सक्लूड कर दिए वहां से, मतलब जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो जनरल छोटे लोग होते हैं। तब जो है ये वॉल्ड सिटी हुआ करती थी, वॉल्ड टाउन हुआ करते थे। लोअर टाउन ईस्टर्न साइड में, ठीक है, रेसिडेंशियल
छोटे मोटे व्यापारियों को रहना है, उनके घर परिवार को रहना है। वॉल्ड सेटलमेंट्स, वॉल्ड डिफरेंट सेपरेशन के लिए दिया जाता था, ठीक है। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म विच सर्व्ड एज फाउंडेशंस, ठीक है। फाउंडेशन के लिए प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था। तो मोहनजोदड़ो इसीलिए जो है अर्बन सेंटर माना जाता था, क्योंकि यहां पे एक तो जो वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो पूरे शहर का जो कंस्ट्रक्शन था वो काफी वेल डिफाइंड था, ठीक है। आप डिस्टिंक्शन देख सकते थे क्लियर कि हाँ, कुछ लोग जो पावरफुल लोग हैं वो थोड़े अलग हटके रहते थे, और बाकी जो मासेस हुआ करती थी वो अलग रहते थे। इसके अलावा ये तो मैंने घर के बारे में बताया, मतलब जो कंस्ट्रक्शन थे उनके बारे में बता दिया। उसके अलावा ड्रेनेज मैच्योर सेटलमेंट का एक और एग्जाम्पल, कि जब हम अपने घर के गंदगी को या आसपास के गंदगी को निकलने का एक रास्ता दे दें और वो हमारे आसपास ना जमा हो, तो ड्रेनेज सिस्टम्स डेवलप किए गए। ऐसा नहीं है कि आज ही सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम्स है, तब भी ड्रेनेज सिस्टम्स हुआ करते थे। रोड्स एंड स्ट्रीट वेयर लेड आउट अलोंग अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न्स। आज भी अगर आप जाएं बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ तो प्लान सिटी है, इन सब में देखेंगे जहां जहां प्लान्ड एरिया होता है या अगर कोई सिटी प्लान तरीके से बनाई गया है तो उसको सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। तब भी जो है पूरा शहर सेक्टर्स में डिवाइडेड थे। रोड्स जो हुआ करते थे आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते थे, और रोड्स के अलोंग जो है उन सेक्टर्स में घर बना करते थे, ठीक है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो लोअर टाउन्स एट मोहनजोदड़ो वेर एग्जांपल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि उसमें 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम ऐसे हुआ करते थे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा बंगला या फिर कोई बहुत बड़ा महल नहीं हुआ करता था, ठीक है। ऐसे 2-3 रूम के कमरे हुआ करते थे। मेनी वेर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब आंगन, ठीक है। उसके आसपास बनाए जाते थे रूम, जैसे बीच में, घर के बीचों बीच एक आंगन है और आसपास रूम बनाए गए हैं, ठीक है। और कोर्टयार्ड वाज सेंटर ऑफ एक्टिविटी। जैसे आज भी जिनके घर में, जिनके थोड़े बड़े घर हैं, दिल्ली में तो ऐसे बहुत कम घर देखने को मिलते हैं, मगर आप बाहर किसी शहर में चले जाएं, जैसे लखनऊ है, कोलकाता है, जहां पे कि नवाब रहा करते थे, तो उनके जो बंगले हुआ करते थे उनके बीच में ही आंगन हुआ करता था। वैसे ही सेटलमेंट्स तब भी हुआ करते थे, बीच में आंगन, चारों तरफ कमरे। और उन्हीं आंगन में काम किया जाता है, जैसे खाना पकाना है या कुछ भी, सीना है, वीविंग, ऐसे जो भी छोटे मोटे जो डोमेस्टिक वर्क्स होते थे उसी आंगन में किया जाता था। The main entrance does not give a direct view of the interior of the courtyard, ठीक है। देखिए ये जो है, अगर आप फिगर में देख सकते हैं तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ करता था आपके घर का। अब मेन एंट्रेंस से आप डायरेक्ट कोर्टयार्ड को नहीं देख सकते हैं, मतलब मेन एंट्रेंस से आप घुसे, आपको किसी कमरे से होते हुए फिर आप आंगन में पहुंचेंगे। आज भी जिन घर में आंगन हुआ करता है, अगर आप जाके देखें तो ऐसा नहीं है कि आप दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे तो आपको सबसे पहले आंगन ही दिखेगा, नहीं। पहले किसी ना किसी रूम से होते हुए, या तो हॉल, लिविंग स्पेस, या कोई भी ऐसा, जिनके घर में भी ऐसा होगा फैसिलिटी, वो अच्छे से बता पाएंगे एग्जैक्टली कि उन रूम को या वो पैसेज को, गली जैसा कोई पैसेज होता है, और फिर जाके अंदर में सेंटर में आपको कोर्टयार्ड मिलता है, आंगन मिलता है, ठीक है। Every house had its own bathroom, paved with bricks. जैसे आज अटैच बाथरूम होते हैं, तब भी हुआ करते थे। With a drain connected through the walls to the street drains, ठीक है। घर का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो स्ट्रीट के ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड था। Staircases suggested that these could be
देयर कुड बी एन अपर फ्लोर, ठीक है, मतलब सेकेंड स्टोरी थर्ड स्टोरी जैसा कुछ भी एग्जिस्ट करता होगा। आज भी देखिए, जब धीरे धीरे हम लोग मेच्योर्ड सेटलमेंट में रहने लग गए और डेवलप कर गए, तो हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने शुरू कर दिया हम लोगों ने, तब भी यही हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों टाइम फ्रेम में हम लोग ये तो कहते हैं कि सिविलाइजेशन बना बिगड़ा, ठीक है, साइनोसॉइडली टाइम फ्रेम पे हमारा सिविलाइजेशन ऊपर भी चढ़ा और नीचे भी गिरा। पुराने लोगों के जो लिखे हुए स्क्रिप्ट्स थे वो आज हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ना उस समय के कोई लोग बचे हुए हैं हमें इंस्पायर करने के लिए या बताने के लिए कि तब क्या होता था। दैट मीन्स कि दोनों समय जो है आपस में डिस्टिंक्ट है, एग्जिस्ट किया है, बट लोग, वी एज अ ह्यूमन, जो हमारे कोर थिंकिंग है सोशल मिंगलिंग करने की, एक दूसरे से सोशल कोहेशन बनाने की, वो आज भी सेम है। जब भी हम लोग एज अ सिविलाइजेशन मैच्योरली ग्रो करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमेशा सेम रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिविलाइजेशन कभी डिसइंटीग्रेट, जो अभी प्रेजेंट एज है ये ऐसा ही चलता रहेगा, ये भी डिसइंटीग्रेट करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये डिसइंटीग्रेट करेगा तो इसके बाद नहीं आएगा इसके भी 1000, 2000 साल, 3000 साल बाद कोई ना कोई वापस से सिविलाइजेशन मैच्योरली डेवलप करेगा, फिर वो भी डिसइंटीग्रेट करेगा। मगर इसके बाद भी जो 3000, 4000 साल बाद भी जब सिविलाइजेशन ग्रो करेंगे तो तब के भी इंसान जो हैं वो ऐसे ही अपना धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, जैसे हम लोगों ने शुरुआत की, जैसे हड़प्पा के लोगों ने शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं, अब सिटाडेल के बारे में देखते हैं। अभी तो ड्रेनेज देख लिया हम लोगों ने, घर का कंस्ट्रक्शन देख लिया, शहर का देख लिया। अब जहां पावरफुल लोग रहते थे उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जो पावरफुल लोग होते थे, सेंटर ऑफ पावर जो हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, तो जो धन हुआ करता था, ठीक है, वेल्थ, वो ऑब्वियस सी बात है फूड ग्रेन्स हुआ करेगा। तो जो पावरफुल इंसान होगा उसको वेल्थ पे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करना होगा, तभी वो पावरफुल माना जाएगा। तो जो वेयर हाउसेस हुआ करते थे, ग्रैंडरीज हुआ करती थी, वो आपके सिटाडेल पे एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। वहां पे सारे सरप्लस अनाजों को रखा जाता था। ग्रेट बाथ, जो कि एक बहुत बड़ा टैंक हुआ करता था जिसमें पानी स्टोर किया जाता था, वो जो है आपका कोर्टयार्ड में मतलब वो आपका रिचुअल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अब पावरफुल लोग कौन कौन होते हैं सोसाइटी में? अगर आप मेडिवल जो राजा महाराजा के समय में देखें तो पावरफुल दो ही कैटेगरी के लोग हुआ करते थे, एक तो राजा, दूसरा पुरोहित, प्रीस्ट। अब राजा जो है, किंग जो है, वो वेल्थ पे कंट्रोल रखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल रखेगा। अब प्रीस्ट जो है वो रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स पे कंट्रोल रखेगा। डे टू डे लाइफ, पीपल के सिटीजन्स के डे टू डे लाइफ को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस क्या करता है? रिलीजन, रिलीजियस रिचुअल्स जो हम डेली परफॉर्म करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम करते थे प्रीस्ट्स। सिर्फ आज ही नहीं, तब भी। इसीलिए ग्रेट बात जो है, जहां पे कि रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते होंगे, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो वो भी आपको सिटाडेल में ही मिलता था। अब इसके अलावा जो इसका यूनिकनेस क्या था कि सम काइंड ऑफ रिचुअल बाथ। ग्रेट बाथ का मैंने बता दिया आपको कि वो किसी ना किसी तरह का कल्चरल या रिचुअल बाथ का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता होगा। तो आज का चैप्टर जो है हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग सोशल डिफरेंसेस के बारे में, या तब की सोसाइटी जो थी वो कैसे रहते थे तब के लोग, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।